नाम अध्यक्ष और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान अपनी जन कल्याणकारी योजना और साफ नीयत के आधार पर पूरे देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित जयपुर में 20 नवंबर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता कन्हैया कुमार ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार बंधुओं पर इस चुनावी समय में निर्णायक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के चुनाव में उन्हें यह देखने को मिला कि न सिर्फ प्रदेश बल्कि समूचे देश के अंदर आज राजस्थान के मॉडल स्टेट होने की चर्चा हो रही है, क्योंकि एक बार फिर राजस्थान ने खुद को देश के अंदर नंबर 1 साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब राजस्थान देश के अंदर नंबर 1 पर आया हो, चाहे अपने शौर्य की बात हो या त्याग बलिदान की बात हो, राजस्थान नंबर 1 रहता है। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार जनता की सरकार के रूप में जन कल्याण के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि राजस्थान अपनी पहचान के अनुसार नंबर 1 बनने का अवसर नहीं जाने देता, इसलिए आज राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी फैसले लिए हैं, जिसकी गूंज पूरे देश और प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक अनेक ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे जिनकी शुरुआत राजस्थान से की गई थी, जैसे मनरेगा, सूचना का अधिकार, पंचायती राज व्यवस्था आदि। इन सब का जनक राजस्थान को माना जाता है। उसी प्रकार पूरे भारत के अंदर अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रशंसा बटोर रही है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान को एक मॉडल स्टेट के रूप में खड़ा किया है। जातिवाद को पसंद करते हैं, जाति को पसंद करते हैं, क्योंकि जातिवाद, जाति गणना आपने बात की ना, तो जातिगत गणना हम करवाएंगे। हम मानवता को पसंद करते हैं, तो फिर जातिगत गणना। यदि योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया है, उनका कहना है कि इसकी जो कमाई होती है वो आतंकी। वो योगी जी आएंगे तो सब कुछ हमसे हमारी योजना, हमारी सरकार, हमारी पार्टी के बारे में। सर आपका भी उदय जाति राजनीति से हुआ है। सर आपका भी उदय मेरे ख्याल से अब प्रश्न की बार पुनरावृत्ति है। आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने जो है आपके वो विधानसभा चुनाव के बाद, अभी विधानसभा चुनाव की बात करें। सर आप छात्र राजनीति से आते हैं, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए आपकी सरकार। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए क्योंकि सरकार ने कहा कि कोविड के चलते सेशन जो है वो ही रेगुलर है। लेकिन हमारा कमिटमेंट है, मैं आपको बता दूं, NSY ने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये रेजोल्यूशन पास किया है कि पूरे देश में छात्र संघ चुनाव लागू होना चाहिए, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। छात्र संघ के चुनाव अगर होंगे तो नेताओं की, कार्यकर्ताओं की नई पौध आती रहेगी, राजनीति में जो है ताजी हवा का जो है स्पेस रहेगा, ताजा पानी आता रहना चाहिए, बेहतर है। 2023 थैंक यू। पेपर लीक के मामले हैं वो लगातार बढ़े ही, घटे नहीं, तो क्या कहना है आप? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि मैं NSY का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। पेपर लीक के सवाल को इस देश में सबसे ज्यादा मुखरता से जब किसी संगठन ने उठाया है वो NSY है। इसके खिलाफ जो है हर प्रदेश में हमने आंदोलन किए हैं, और यह बात सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि NSY ने इस प्रदेश में अपनी भी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है। ये नैतिकता का तकाजा है, ये वक्त की जरूरत है। पेपर लीक कहीं भी होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को हमको हर हाल में रोकना पड़ेगा, और पेपर लीक के संबंध में एक मजबूत कानून ला करके जो भी लोभी लोग हैं, जो इसमें गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, जो नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, सख्त कानून बना करके उनके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए, और यहाँ पर कार्रवाई की गई है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में कार्रवाई नहीं की गई है, राजस्थान में कार्रवाई की गई है। और मैं आपको यह गारंटी लेता हूं कि हमारी सरकार हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, यूथ के भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ होगा तो हम सड़क पर उतरने से नहीं हिचकेंगे। और हमारी पार्टी ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि देश में जहां जहां हमारी सरकार हो, इस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को हमको हर हाल में रोकना है, और इसमें शामिल लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। एक प्रेसिडेंट सेट करना है कि दूसरे प्रदेश के लोग जो हैं उनको ये मैसेज जाए, और जो ये करने वाले लोग हैं उनको ये मैसेज जाए कि अगर हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम जेलों में सड़ेंगे। और राजस्थान की सरकार ने इस पर कार्रवाई की है, और आने वाले दिनों में भी इस तरह का अगर कोई मामला होगा, न सिर्फ इसको रोकेंगे बल्कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे।
आप बात कर रहे हैं जात पात बांटने की बात कर रहे हैं, बीजेपी जो आरोप लगा रही है, लेकिन लगातार जातिगत जनगणना की मांग कांग्रेस पार्टी करी, क्या बंटवारा नहीं होगा इससे जात पात में? देखिए एक बात बताइए, तो हम इस देश में अगर पेड़ गिनते हैं, पशु गिनते हैं, तो ये बंटवारा है? लोगों को गिनते हैं तो ये बंटवारा है? सर इसी क्लास में मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि अपनी बात बोल करके चला जाऊंगा, आपकी बात सुनूंगा। और आपको मैंने कोई प्रश्न तो दिया नहीं है लिख के, ये कोई स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं, तो धैर्य से सुनिए, सबका जवाब है। देश के भीतर लोगों की क्या स्थिति है उसकी जानकारी जुटाना ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को ये जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। और आप बताइए कि पिछले 10 साल से जो पेंडिंग सेंसस था वो तो हुआ ही नहीं है। और सिंपल आप बताइए, आपके घर में खाना बनता है सुबह शाम, तो जितना सदस्य होते हैं उतना ही खाना बनता है ना। 5 लोग जो हैं उनके लिए खाना बनता है, अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं तो 10 लोगों का खाना बनता है। आपके घर में मान लीजिए कोई त्योहार है या शादी है, ब्याह है, तो आप गेस्ट लिस्ट बनाते हैं, गेस्ट लिस्ट के हिसाब से जो है आप खाना बनवाते हैं। गिनने में क्या परेशानी है? और इसको हम बंटवारा क्यों कह रहे हैं? ये तो एक्सरे है कि देश के अंदर सभी जातियों की क्या स्थिति है वो देश को पता चल जाएगा। हम तो ये नहीं कह रहे हैं ना कि गिनने के बाद जो है किसी का छीन करके किसी को दे देंगे, ये जातिवाद। देखिए जातिवाद में और जाति को गिनने में जमीन आसमान का फर्क है। जातिवाद ये होता है, मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ कि हम दोनों किसी एग्जाम में गए हैं और हम दोनों के जो है बराबर मेरिट है, लेकिन इनको नौकरी मिल जाएगी क्योंकि इनके जाति का व्यक्ति जो है वहां पे अफसर है, ये जातिवाद है। लेकिन हम दोनों की वस्तु स्थिति क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसका मूल्यांकन अगर सरकार करेगी तो ये जातिवाद नहीं है। किसी जाति के खिलाफ कोई काम करे तब तो वो जातिवाद होगा। गिनने में क्या जातिवाद है? और गिनना कोई आएगा ऐसा तो है नहीं कि आज शुरू कर रहे हैं। 2011 में भी सेंसस हुआ था, 2011 में भी गिने गए थे, आजादी के पहले से गिना जा रहा है साहब, ऐसा नहीं कि आज गिना जा रहा है। तो सरकार के पास डेटा होना ये तो जरूरी चीज है। और ये हम तो नहीं बोल रहे हैं, पूरी दुनिया बोल रही है कि डेटा इज न्यू पेट्रोलियम। जिसके पास जितना डेटा होगा वो देश जो है उतना मजबूत होगा, उतना शक्तिशाली होगा, उतना ताकतवर होगा। और सरकार ने ही तो आधार कार्ड बनवाया है ना, तो आधार कार्ड बनवाना हम कह देंगे ना भैया आप तो देश का बंटवारा कर रहे हैं। ये समय की मांग है, ये समय की जरूरत है कि सभी जातियों की वस्तु स्थिति क्या है। 70 साल से ज्यादा हो गए देश की आजादी को, तो विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, सरकारी नौकरियों में, बिजनेस में, किसानी में, अलग अलग पेशे से जुड़े हुए लोगों की वस्तु स्थिति क्या है, इसका एक्सरे करने में क्या प्रॉब्लम है। देखिए मैं एक डेटा आपको आज आपके सामने देता हूँ, इस देश की स्थिति क्या है। और इसमें जानते हैं ये हम सब के पक्ष में, किसी के खिलाफ नहीं है। इस देश की स्थिति ये है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, बहुत बढ़िया बात। हमारे देश के एक पूंजीपति जो मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में शामिल हो गए हैं। देश की वस्तु स्थिति क्या है? देश की वस्तु स्थिति ये है कि 80 करोड़ लोग लाइन में लग करके 5 किलो अनाज ले